नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के स्मॉल बिजनेस स्कूल में। मैं हूं दीपपाल। हमारा ये बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए है जो बनना चाहते हैं सफल एंटरप्रेन्योर। हम बताएंगे आपको कि कौन से मंत्र आपके नए वेंचर्स को कामयाब करने में मदद करेंगे। हमारे करिकुलम में शामिल है कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने एक छोटे से प्लान को एक बड़े बिजनेस का रूप दिया अपने विजन और काबिलियत के जरिए। इस स्कूल में हमारे गाइड्स होंगे कुछ एक्सपर्ट्स जो सिखाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप का लेसन। आज हमारे साथ है सिडबी वेंचर कैपिटल के सीईओ अजय कपूर और साथ ही रिटेल एनालिस्ट सुशील दुंगरवाल। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे शो में। और आज हम देखेंगे कि कैसे एक लॉन्ड्री से शुरू होकर स्पाइकर बना सबसे कामयाब भारतीय एपरल ब्रांड। आइए देखते हैं। जब बात डेनिम वेयर की हो तो कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की भीड़ में एक ऐसे भारतीय ब्रांड का नाम जहन में आता है जिसने भारत के 20,000 करोड़ रुपए के रेडीमेड गारमेंट मार्केट में अपनी पहचान बनाई है अपने टैगलाइन यूथ कल्चर के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पाइकर की। इस मुंबई बेस्ड अपैरल ब्रांड के करीब 150 एक्सक्लूसिव आउटलेट है। 160 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले इस अपैरल जायंट की शुरुआत हुई थी एक छोटी सी लॉन्ड्री से 1984 में। मेरे फादर महादेव पाबरेकर जो थे, उनका बिजनेस था लॉन्ड्री। उस लॉन्ड्री बिजनेस के अंदर उनको मैंने हेल्प करना शुरुआत किया। 1985 में इन्होंने रेडीमेड कपड़ों की वॉशिंग और फिनिशिंग शुरू की और 5 साल बाद जब प्रसाद को लगा कि उनकी कोशिशें सफल हो रही हैं, तब उन्होंने कदम रखा मैन्युफैक्चरिंग में। वो दूसरे ब्रांड्स के लिए कपड़े मैन्युफैक्चर करने लगे, पर ये सब करना इतना आसान नहीं था। मैं कोई बिजनेस कम्युनिटी से नहीं आया हूँ जहाँ पे तो वो एक मुश्किल थी मेरे लिए कि मेरे रिलेशनशिप में या मेरे कॉन्टैक्ट्स में बताइए ज़्यादा बिजनेस करने वाले लोग नहीं थे, तो इसलिए बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करना मेरे लिए एक चैलेंज था। पर फंड्स की कमी ने प्रसाद को निराश नहीं किया। उन्होंने छोटे क्रेडिट सोसाइटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रुख किया। कम वर्किंग कैपिटल के बावजूद प्रसाद ने एक बड़े कारोबार की बुनियाद रखी। बिजनेस का पहले ईयर का टर्नओवर सिर्फ 18 लाख रुपए का था। कैपिटल तो मैंने करीबन 3 लाख रुपए लगाए थे जब मशीनरी का पहला सेट मैंने खरीदा था। प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में 1 साल बिताने के बाद प्रसाद ने एक बड़ा कदम उठाया और 1993 में जन्म हुआ स्पाइकर का। स्पाइकर की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर हुई थी और मैं ये भी कहूँगा मतलब ऑनेस्टली मुझे कहना पड़ेगा कि स्पाइकर कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाकर या जो आज का जैसा मॉडल बनता है वैसा नहीं बना था। और प्लानिंग की इसी कमी की वजह से स्पाइकर को शुरुआती दिनों में अपने सेल्स टारगेट को अचीव करने में काफी मुश्किल हुई। लेकिन कंपनी ने जल्द ही अपनी कमजोरियों को पहचाना और रिफॉर्म लाना शुरू किया। स्पाइकर ने अपनी डिजाइनिंग, पैकेजिंग और फिनिशिंग बदली। जीन्स के नए फिट्स भी इंट्रोड्यूस किए। यही नहीं, कंपनी की सप्लाई चेन में एक कमजोर कड़ी थी, वो छोटे रिटेलर्स जिन्हें गारमेंट्स बेचे जाते थे। इनकी अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग कंपनी की बिक्री को कम कर रही थी। स्पाइकर ने इस मोड़ पर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स का रुख किया जो ज्यादा प्रोफेशनल थे। मेकओवर को जारी रखते हुए स्पाइकर ने एक एग्रेसिव मार्केटिंग पॉलिसी अपनाई। इनफिल मार्केटिंग हमने प्रॉब्ली हमारे इंडस्ट्री में सबसे पहले शुरू की थी। लास्ट 15 ईयर्स से द नेटवर्क इज सो स्ट्रॉन्ग दैट देयर नॉट अ सिंगल कॉलेज इंडिया में जो कोई एक्टिविटी करना चाहता हो और वो स्पाइकर को अप्रोच करे, उन्हें स्पॉन्सरशिप ना मिले। और ये मेहनत आखिरकार रंग लाई। अभी ये जो 31 मार्च हुई उसमें हमने 155 करोड़ के टर्नओवर पे बैलेंस शीट क्लोज किया। अगली साल में मेरा 300 करोड़ का टारगेट है। बेहतरीन मार्केटिंग ने ब्रांड को पॉपुलर तो कर दिया, पर बढ़ते डिमांड को पूरा करने में कंपनी असमर्थ थी। स्पाइकर के 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में न केवल टेक्नोलॉजी चैलेंजेस थे, बल्कि बड़े प्रोडक्शन साइकिल को संभालने के लिए ट्रेन्ड मैन पावर की भी कमी थी। मैन्युफैक्चरिंग को ओवरहॉल करने के लिए काफी पूंजी की जरूरत पड़ती। इस समस्या का हल मिला आउटसोर्सिंग में। हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, हम अलग अलग तरीके से आउटसोर्सिंग करते हैं। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए कंपनी ने कई कदम उठाए। स्पाइकर के पास एक सेंट्रलाइज क्वालिटी कंट्रोल टीम है। चाहे वो गारमेंट कहीं से भी आना हो, उसको बेंगलोर से आना हो या दिल्ली से आना हो या भोपाल, वो जब तक हमारी टीम वहाँ पे जाती है और उसको चेक करके ओके नहीं करती, तब तक वो वहाँ से निकल नहीं सकता है। पर अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट डेनिम्स की खासियत बरकरार रखने के लिए स्पाइकर ने कई कंपनियों के साथ टाई अप किया, जहां जीन्स की स्टोन वॉशिंग और स्प्रेइंग की प्रक्रिया होती है। डेनिम जो पार्ट है हमारा जीन्स, वो ऐसी जगहों पे बनती है कि जहाँ पे हमने
पूरे हमारे लिए ही डेडिकेटेड यूनिट बनवाए हैं, जिसके अंदर का टेक्निकल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी भी हमने ही दिया हुआ है और 100% बायबैक का हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। कंपनी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजाइनर्स और केमिकल इंजीनियर्स की टीम ये इंश्योर करती है कि स्पाइकर ऑफर्स द बेस्ट। भारत के 20,000 करोड़ रुपए अप्रैल मार्केट में स्पाइकर का 12% मार्केट शेयर है और इसकी एक बड़ी वजह है ब्रांड की पहुंच। फिलहाल पूरे देश में कंपनी के 150 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है जिन्हें फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलाया जाता है, पर इस मॉडल को कंपनी ने सिर्फ 4 साल पहले ही अपनाया। वजह थी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स का घटता आकर्षण। लोग अब इन स्टोर्स की जगह मॉल्स का रुख कर रहे थे। ऐसे में ये जरूरी था कि स्पाइकर मॉल्स में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करे। बढ़ते रियल एस्टेट कॉस्ट और रिटेल में तजुर्बा ना होने की वजह से कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉडल को अपनाया। फ्रेंचाइजी का एक फ़ायदा ऐसा होता है कि वो उसकी पूरी कंसंट्रेशन उसी बिजनेस में होती है, इसके लिए एक कंट्रोल रह जाता है बिजनेस के ऊपर, और उसको लोकल जो मार्केट है उसकी नॉलेज होती है, उसके लोकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उस वजह से बिजनेस अच्छा होता है। बढ़ते कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाया और नॉन डेनिम वेयर की एक नई लाइन इंट्रोड्यूस की। कुछ लोगों को लाइटर वेट कॉटन गारमेंट्स पसंद है, तो इसके लिए हमने खिलियम करके एक सब ब्रांड इंट्रोड्यूस किया। पर प्रसाद सिर्फ ड्रेसिंग की परिभाषा ही नहीं बदलना चाहते थे, वो युवाओं को देना चाहते थे एक नया लाइफस्टाइल, और इसी कॉन्सेप्ट से बना स्टाइल लैब। स्टाइल लैब एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने बनाया था कि उसमें एक चेंज ऑफ लुक का वो थीम था। डोर से वो एंट्री करे और अलग अलग वहाँ से गुजरने के बाद में उसकी हेयर कलरिंग हो गई, सब कुछ हो गया, उसने गारमेंट्स भी पहन लेने, सब कुछ, वो जब वहाँ से निकलता है तो एक पूरा नया लुक उसे मिलता है। कंपनी पूरे देश भर में अपने स्टोर्स का ताना बाना बुनना चाहती थी। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जरूरत थी फंडिंग की, लेकिन कंपनी के लिए ट्रेडिशनल सोर्स से अपने हैसियत से ज्यादा कर्ज लेना मुश्किल हो रहा, और ऐसे में उनके कामयाब सफर में हमसफर बनने के लिए आगे आया एविगो पार्टनर्स। जब हमने पहले स्पाइकर से बात करना शुरू किया, वी रियलाइज दैट इट इज़ वन ऑफ अ काइंड ब्रांड इन इंडिया। स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज थी टू मीट व्हाट द कस्टमर वांटेड, एंड a very capable and professional management team which really attracted us to this brand. It made a great investment story for us. Indeed it has been. स्पाइकर ने पिछले 10 सालों में 100% प्लस की ग्रोथ दर को अचीव किया है और वो अब अपना IPO लाना चाहती है। टर्नओवर के लिहाज से स्पाइकर सिर्फ अरविंद मिल से ही पीछे है। इस कामयाबी का श्रेय प्रसाद अपनी टीम को देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन कैपिटल को ही मानता हूँ मैं, और वो जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो मन से आपका होना चाहिए, उस पे ये सब बना हुआ है। शायद इसीलिए स्पाइकर को कंपटीशन का डर नहीं, क्योंकि वो हमेशा एक कदम आगे रहने में विश्वास करता है। हमारे कंज्यूमर को हमेशा सरप्राइज करती है। कंज्यूमर जब हमारा गारमेंट हाथ में लेगा तो उसे लगना चाहिए अरे ये इतना कैसे हो सकता है करके। वो जो एलिमेंट हमने डाल के रखा हुआ है वो उस कंडीशन से भी बचाएगा। और इसीलिए स्पाइकर हर सीजन में कुछ नया लेकर आती है। स्पाइकर ने ओयो नाम से किड्सवेयर लेबल के साथ 600 करोड़ रुपए के प्रीमियम किड्सवेयर मार्केट में कदम रखा है, और स्पाइकर का अगला टारगेट है विमेंस वेयर का बढ़ता बाजार। बेहतर गारमेंट्स रेंज और अगले कुछ सालों में एक्सक्लूसिव स्टोर्स के साथ स्पाइकर अपने विमेन क्लाइंट्स को भी लुभाने में जरूर कामयाब होगा। लॉन्ड्री से इंटरनेशनल ब्रांड की बराबरी करके स्पाइकर को खड़ा करने वाले प्रसाद के लिए ये शायद मुश्किल भी नहीं होगा। आखिर उनकी सोच में हमेशा नयापन रहा है। एक नजर फिर से डाल लेते हैं उनकी कामयाबी के बिजनेस मंत्र पर। फंड्स के लिए पारंपरिक स्रोत पर निर्भर न रहे, ब्रांड को कंज्यूमर के हिसाब से ढालना जरूरी, आउटसोर्सिंग से मेहनत और लागत में बचत, असरदार और किफायती मार्केटिंग प्लान, नए कंज्यूमर्स को टारगेट करने की कोशिश। लेकिन प्रसाद आज भी अपनी टीम से घुल मिलकर उन्हें कुछ नया सिखाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। उन्हें मालूम है कि वो अब जिस मुकाम पर है वहाँ से कुछ नया सोच ही उनके बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, और ये नया सीखने की कोशिश ही शायद उनके कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है। तो ये थी स्पाइकर की कहानी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे इस सक्सेस स्टोरी की एनालिसिस। बने रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज के स्मॉल बिजनेस स्कूल में। सिडबी वेंचर्स का अजय कपूर और रिटेल एनालिस्ट सुशील डूंगरवाल हमारे साथ है। शुरू करते हैं इनसे चर्चा स्पाइकर की सक्सेस स्टोरी के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले डूंगरवाल साहब आपसे जो समझना चाहूँगा मैं, हमने देखा यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी की गई है। लॉन्ड्री से जब उन्होंने देखा कि कोई लोकल या नेशन वाइड जीन्स ब्रांड नहीं है, डेनिम वेयर ब्रांड नहीं है, वहाँ पे एंट्री ली गई। इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, डेनिम वेयर ब्रांड्स तो थे बट इंडियन ब्रांड काफ़ी कम थे इन द मिड 90s एंड working on the opportunity and the expertise available, in-house expertise available on the washing and the chemical of the net, which he was doing once upon a time. एक brand में convert करना, I think is a fantastic job done. He was always open to change, and I think that is very important when you look at creation of a brand or a entrepreneur. You know? और ये जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना, ये यूजुअली आपके आसपास जिस फील्ड में आप है उसी फील्ड में अगर आप कोशिश करें तो ज़्यादा जल्दी है, ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलना पॉसिबल नहीं, है? अपॉर्चुनिटी कहीं से भी मिल सकती है एंड उसको सही टाइम पे परखना और उस पे थोड़ा सा रिसर्च करके, इंटरनल रिसर्च, नॉट अ फॉर्मल रिसर्च, आई वुड से इंटरनल थिंकिंग या थोड़ी सोच लगा के आगे बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट सही वक्त है। सही वक्त, यस, वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहते हुए देखा कि इन्होंने जब शुरुआत की थी 90s में, तो इनके पास एक फिक्स्ड बिजनेस मॉडल, ये कितनी बड़ी खामी आपको दिखती है? और अभी उसके बाद उन्होंने जो स्टेप्स लिए उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप मानेंगे कि अभी जो जिस रास्ते पे जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो समय की बात अभी की आपने, तो ये समय बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो समय के साथ बदलती रहती है। तो हम कोई भी बिज़नेस का आइडिया लेके चलें, वो आइडिया निश्चित है कि समय के साथ बहुत परिवर्तित होगा। ब्रांड एक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और वो एक निश सेगमेंट के लिए, एक ख़ास तबके के लिए, कि मैं यूथ ब्रांड एक इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसके साथ ही इन्होंने अपना इमेज भी उसका है। तो आपकी कोर जो एक्टिविटी है, कोर की क्षमता है, वो ब्रांड हो गई है। तो आप उसका क्वालिटी कंट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग आप चाहे भी कराइए, अच्छी मशीनों से कराइए। तो इन्होंने अगर जो दूसरे यूनिट्स को एक अवसर दिया, कई और यूनिट इन्होंने स्थापित करने में मदद की और कई और उनको भी एक तरह से मौका मिला और एंटरप्रेन्योर्स को उनके ऊपर रिलायंस हुई। और इसी तरह से मार्केटिंग में देखें तो बजाय अपने मार्केटिंग का तजुर्बा अपना भुनाने की बजाय जो दूसरे लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं और जो लोकल जिनके पास नॉलेज है हर एक जगह की, उनको अपना पार्टनर बनाना फ्रेंचाइजी के जरिए, तो इससे आप बड़ी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जब कोई आता है, आप क्या देखते हैं? अगर उसके पास बहुत साफ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पकड़ ली है, आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन बिजनेस मॉडल नहीं बना पा रहा है, क्या आप वहाँ पे उस पे पैसे लगाएंगे, या एक बिजनेस मॉडल का साफ सुथरा सही बिजनेस मॉडल होने का बहुत जरूरी है? अगर बिजनेस मॉडल में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन समय के साथ ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया होगा तो उस समय इनके पास स्पष्ट नहीं रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ उसमें तब्दीली करते गए। तो कोई हमारे पास आता है तो उसके पास स्पष्टता बहुत ज़रूरी है कि वो क्या अपॉर्चुनिटी देख रहा है और उस अपॉर्चुनिटी के पीछे जाने के लिए उसकी रणनीति क्या है। तो वो रणनीति बाद में गलत साबित होती है, सही साबित होती है। अगर वो व्यक्ति सही है, अगर उसके पास सही क्षमता है, उसने दिखाया है कि वो एक सही टीम बना सकता है, तो हम उसके साथ जाना पसंद करते हैं। डूंगरवाल साहब, यहाँ पे हमने जो देखा, इन्होंने डेनिम से शुरुआत की, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके साथ जुड़ते गए। एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट का होना कितना ज़रूरी है, और साथ ही उसको भुनाकर डाइवर्सिफिकेशंस, इसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? देखिए, अगेन आई थिंक ही वेंट बाय द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। ही नोज, उनको पता है कि डेनिम उनकी खासियत है, तो डेनिम को उनको उतना ही, उन्होंने उसमें कमजोरी नहीं लेके आई, बट एड ऑन्स जिसको बोलते हैं, ताकि कस्टमर जब शॉप करने के आए डेनिम्स पे ही नहीं रुके, या कॉटन्स में भी अगर टॉप्स चाहिए या शर्ट चाहिए, क्रॉस प्रमोशन और क्रॉस मर्चेंडाइजिंग जिसको कहते हैं, वो उन्होंने बहुत खूबी किया। एंड विदाउट डाइल्यूटिंग द ब्रांड इमेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो ब्रांड इमेज को कभी भी हिलाया नहीं और बढ़ा के रखा, और जो यूएसपी थी डेनिम्स, उसको भी ऐसे ही बरकरार रखा। लेकिन जैसे उन्होंने स्टाइल लैब नाम का एक कॉन्सेप्ट भी लॉन्च किया, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ उतना, कहाँ हो गई?
nahi, see, that is an experiment again. I think I would appreciate that experimentation because जब उन्होंने स्टाइल लैब बनाया था तो उसमें नेल आर्ट बनवाया था, उन्होंने हेयर ब्रेडिंग उसमें डाला था, काफ़ी कुछ उन्होंने एड ऑन दिया था कस्टमर को, सेइंग दैट इफ़ यू नीड अ चेंज ओवर ऑफ योर पर्सनैलिटी, नॉट ओनली ऑफ योर wardrobe, you know, then you come to us. I think that was a very good concept. Okay, did not do well is a different thing, but I think his thought, what I'm liking is his thought of thinking new ideas, new ways of looking at things and experimenting. That is what you want. And as a entrepreneur, जो 3 खास चीज़ें चाहिए थी वो मुझे उनमें बहुत खुल के दिखी. एक था विजन, कुछ बन के दिखाने की, 2 was फोकस उस विजन पे, और 3 was पैशन टू अचीव दैट विजन. ठीक है, मतलब अगर सक्सेसफुल ना भी हो सब कुछ, फिर भी एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पैसे का भी रहता है. कहाँ से आएंगे पैसे, स्पाइकर को कहाँ से पैसे मिले, इस पर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मॉल बिजनेस स्कूल में. हमारे लेसन को आगे बढ़ाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ. यहाँ पर कपूर साहब, आपसे जो समझना चाहेंगे, इनके स्टोरी को देख के जो पता चला कि 2007 में आके इन्होंने वेंचर फंडिंग के बारे में सोचा और तब ये गए एविगो पार्टनर्स के साथ, वहाँ से पैसे लिए. बहुत देर करके गए, बहुत जल्द, इससे पहले जाना चाहिए था, या अगर इससे पहले जाते तो ट्रेड ऑफ्स क्या रहते हैं ऐसे एक अपॉर्चुनिटी में? एक ये रणनीति के तौर पे ही मेरे ख्याल से इन्होंने लिया है कि इससे पहले कि मैं पब्लिक इशू के लिए जाऊं, अपने कंपनी को मैं थोड़ा चमकाऊं, एक बाहर का पार्टनर मैं लूं, और जिससे कि मेरी जो इंटरनल जो वीकनेसेस हैं वो एक बाहर का पार्टनर आके उनके ऊपर काम कर सके, मेरे को ज़्यादा मजबूत बना सके, और दूसरा पब्लिक के लिए भी, पब्लिक इशू के लिए भी इसमें सेलेबिलिटी बढ़ती है. तो इस हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से 2 से 3 साल पहले, आईपीओ आने से पहले, एक बाहर के लेकिन छोटे कंपनी के लिए आइडियली फंड्स उठाना कहाँ से ठीक रहता है? कोऑपरेटिव से, बैंक से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, कहाँ से पैसे उठाना सबसे बढ़िया आइडिया रह सकता है? मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ कर्जा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, और मुझे एक पार्टनर की दरकार नहीं है. तो उसमें तो निश्चित रूप से सबसे जो अच्छा तरीका है वो बैंकों से लोन लेने का. वो कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं या आप सरकारी बैंक से लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक से लेते हैं, वो इस पर निर्भर करता है कि क्योंकि आप छोटे बिजनेस हैं तो आपके नज़दीक कौन है, कौन आपकी स्टोरी को समझ सकता है, किसकी क्या शर्तें हैं, किन शर्तों पे देने को तैयार है. लेकिन जब आप इक्विटी के लिए जाते हैं, दरकार करते हैं, तो उस समय आपके पास सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है कि मुझे पैसा उठाना है, बल्कि उस पैसे के साथ साथ मेरे को जो ग्रोथ के लिए जो सक्षम होना चाहिए. आज अगर हम देखें जिस फील्ड में स्पाइकर है, इस फील्ड में ब्रांड्स की भरमार है, तो इसके बीच में अपने ब्रांड को बनाने के लिए ये कितना कठिन काम है. और साथ ही इन्होंने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे आउटसोर्सिंग का भरपूर इस्तेमाल किया है, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है. इन स्ट्रैटेजीज कितनी कारगर हो सकती हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डेनिम सेक्टर है उसमें इतनी ब्रांड्स हैं. आज मेरे अंदाज से तकरीबन 3,500 ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल है, इंडियन ब्रांड्स. उसमें से अगर स्पाइकर ने पहले 50 में भी अपना नाम बना लिया है तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ पर्सन हु हैज अचीव समथिंग लाइक दिस. सेकेंडली, आउटसोर्सिंग की आप बात कर रहे हो तो आई थिंक इट वाज अ राइट मूव अगेन एट द राइट टाइम, सो दैट ही कैन फोकस मोर ऑन मार्केटिंग एंड क्रिएटिंग द ब्रांड रादर देन गेटिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट. बट हाउएवर वहाँ पे भी उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल अपने पास रखा. आज भी क्वालिटी कंट्रोल उनके पास है. आई थिंक सो ही इज़, आई वुड से, अ वेरी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर जो अपनी खामियों को समझते हुए आगे बढ़ना बहुत बहुत अच्छी बात है. काफ़ी लोगों में ये क्षमता नहीं होती है कि अपनी खामियों को समझे. अगर आज किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, उसमें कोई ईगो नहीं रखना चाहिए. और जो लोग ये कर पाते हैं वो ऐसी सक्सेस स्टोरी बन जाती हैं. ठीक है कपूर साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 155 करोड़ का इनका टर्नओवर है. अगला टारगेट इन्होंने रखा है 300 करोड़ का टर्नओवर. बहुत अग्रेसिव लगता है आपको ये, या अगर जिस साइज से जिस साइज में ये जा रहे हैं, चैलेंजेस क्या होंगी? जब हम प्राइवेट इक्विटी लेते हैं तो एक ऐसा क्षण है कि जब मैं सोचता हूँ कि मुझे
40-50% या छोटी ग्रोथ से बढ़ के बहुत बड़ी ग्रोथ में एक मल्टीपल्स में जाना है, मुझे 5 गुना 10 गुना बढ़ना है, तो उसमें अगर मैं खाली बैंक का लोन लेता हूं और उसको मैं परस्यू करता हूं तो एक तो उससे बैंक जो है थोड़ा सशंकित हो जाता है कि एक कंपनी जो इतने साइज़ की है अब इससे 5 गुना साइज़ पे, उसको जोखिम काफ़ी बड़ा लगता है और उतना बैंक उतना कर्जा नहीं देगा। तो अब इन्होंने निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखकर इन्होंने प्राइवेट कैपिटल अविको से लिया है। जिस स्थिति से हमारा रिटेल सेक्टर बल्कि इंडियन कंज्यूमर है, तो अपॉर्चुनिटी तो वाकई काफ़ी बड़ी है। चैलेंजेस? तो चैलेंजेस नए किस्म के चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ख़ास तौर से 2 चैलेंजेस इसमें बड़े हैं। क्योंकि दोनों तरफ हम जब मार्केटिंग साइड पे भी और सोर्सिंग साइड पे हम पार्टनर ले रहे हैं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग दूसरे से करा रहा हूँ, तो वो उसमें मेरा मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन प्रेशर में नहीं आना चाहिए। आज जो स्थिति है, एक्सपोर्ट का स्लोडाउन होने से, अपैरल का स्लोडाउन होने से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ अचानक काफ़ी बढ़ गई है या बढ़ी हुई महसूस होती है, तो इसलिए उसमें जो प्रेशर है प्राइस पॉइंट का वो उतना नहीं है। आगे हो सकता है कि ये उनको महसूस हो। और दूसरा इसी तरह से जो सेलिंग साइड है, जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्रेंचाइजी बढ़ाते हैं और अगर वो फ्रेंचाइजी मुनाफा नहीं कमा पाते या उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं मिल पाएगा, तो वो फिर इनके ब्रांड को पुश नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ से कहीं ज़्यादा ब्रांड को सुरक्षित रखना, बढ़ाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी स्पाइकर की कहानी। यहाँ पर आपके लिए टेक अवे ये है कि फोकस अपना रखिए, ग्रोथ पर जरूर ध्यान रखिए, लेकिन क्वालिटी के साथ किसी किस्म से कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। बहुत शुक्रिया कपूर साहब आपका हमारे लिए आज वक्त निकालने। डूंगरवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आज के शो में इतना ही। हम आपको ऐसे ही मंत्र बताते रहेंगे हमारे इस शो में, तो स्मॉल बिजनेस स्कूल में आना भूलिएगा नहीं। अगली क्लास तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।